नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में हम जायजा लेने जा रहे हैं डिस्ट्रप्शन के दौर में जब कारोबार करने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमईज की क्या रणनीति होनी चाहिए। वहीं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बीच कैसा रोड मैप बनाया जाए ताकि ग्रोथ के अवसरों को टैप किया जा सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नीरज सिंघल, प्रेसिडेंट इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। साथ ही मौजूद हैं अर्नब चक्रवर्ती, डायरेक्टर इंडिया यूएन्स एम्प्रेटेक प्रोग्राम। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। नीरज जी, ये दौर डिजिटल डिस्ट्रप्शन का है। इंडस्ट्री 4.0 के इस फेज में बिजनेस मॉडल्स तेजी से बदल रहे हैं। उद्यमी कदम उठा रहे हैं ग्रो करने के लिए और सरवाइव करने के लिए भी। मौजूदा माहौल में एमएसएमईज के लिए कारोबार करने का क्या मंत्र होना चाहिए, आपकी क्या राय है? जिस तरीके से डिजिटल डिस्रप्शन का दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री 4.0, एक आम उद्यमी विशेषकर माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज वाला उसको ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं अपने कारोबार को किस तरीके से आगे लेके जाऊं। इसका जो मंत्र आपने पूछा है, देखिए मंत्र तो सिर्फ एक ही है और वो है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अब ये जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है, इसमें हमें सीखना भी पड़ेगा। सबसे पहले तो ज़रूरत है आज हमें अवेयर होने की कि हमें क्या क्या चीज़ को सीखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे को क्या इफेक्ट हो सकता है। आज जिस तरीके से जिस दौर में हम बैठे हैं, एवरीडे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अब ये अवेयरनेस के साथ साथ लर्निंग भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मानना है कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के साथ अवेयरनेस, लर्निंग हो, और वो सिर्फ एंटरप्रेनर अपने तक ना रखे। अगर उसको होलिस्टिक ग्रोथ करना है तो उस होलिस्टिक ग्रोथ में उसको अपने आप को, अपने एम्प्लॉइज को, सबको, पूरे इकोसिस्टम को ट्रेन करना पड़ेगा। अर्नब, जहां एक और टेक्नोलॉजी एनेबलर है पर वहीं कहीं ये डिवाइडर तो नहीं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के पथ पर माइक्रो उद्यमी पीछे न रह जाएं, इसके लिए कैसी रणनीति बनानी होगी और उन्हें किस तरह के सपोर्ट की जरूरत होगी? I think disruptions are to be welcomed. Disruptions are inevitable, and SMEs ideally should be welcoming disruptions. What's important is how disruptions can be dealt with. To my mind, the best way to look at a disruption is the way in which risks are assessed and risks are mitigated and ultimately taken. Technology is one of these disruptors. There are many ways in which entrepreneurs can adopt technologies. I think the easiest way to do this would be to look at technologies for communication, to ensure that certain networks can be designed and set up both within the organization and with clients, with experts and others that support the organization. So you have video conferencing solutions and various other solutions that are used today that bridge distances. There are also solutions with respect to seeking feedback from customer segments through the social media, using Instagram handles, for example, or using Facebook to promote one's products and services. And these are becoming increasingly important tools for entrepreneurs to reach out to very large systems of clients. What is, I think, an important element here is, especially for senior entrepreneurs who have not seen some of these technologies in their times, is to be comfortable, is to feel comfortable with technology. नीरज जी, जहां टेक्नोलॉजी बहुत कुछ बहुत तेजी से बदल रही है, इसके जरिए ग्लोबल बाजारों में भी कई संभावनाएं खुल रही हैं, पर वहीं एक्सपोर्ट मार्केट में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है। ऐसे में जो एमएसएमईज एक्सपोर्ट स्पेस में हैं, उनसे आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? डिजिटलाइजेशन के बहुत सारे फायदे भी, आज उसको डाटा अवेलेबल है। आज वो कौन से अपने प्रोडक्ट को कौन से एरिया में एक्सपोर्ट करना है, किस देश में एक्सपोर्ट करना है, वो डाटा उसको कलेक्ट हो सकता है। प्रेजेंट सिनेरियो में हमें फोकस लाने की ज़रूरत है कि एमएसएमई का एक्सपोर्ट कैसे ग्लोबल, इस बदलते ग्लोबल सिनेरियो में
बढ़ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डिजिटल टाइम है, ये टेक्नोलॉजी को अगर जो एंटरप्रेन्योर अच्छी तरीके से यूज़ कर रहा है, इस अनसर्टेनिटी में भी वो सर्टेनिटी निकाल लेता है, या कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी वो अपने आप ढूँढ रहा है। ज़रूरत है डिजिटल या टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज़ करने की। नीरज जी, ग्लोबल उठापटक के बीच आप नए बाजारों में नए अवसरों पर क्या कहेंगे? ग्लोबल फेयर्स में जहां तक पार्टिसिपेशन की बात है, खासकर B2B फेयर्स में, उसको आखिर कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हम लोगों को जो प्रेजेंटली जो इंसेंटिव्स दे रहे हैं, या जिस तरीके से वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, वो एक अच्छा पहल तो है ही है सरकार की तरफ से। लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो अब 2.5 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए की या एयर फेयर की उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, या जो हम सैंपल्स या हम अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने के लिए जब B2B उस बाजार में लेके जाते हैं, तो वहाँ तक जाने के जो इंसेंटिव्स हैं उसको अब बढ़ाने की ज़रूरत है। एक समय था जिस समय इंसेंटिव्स डिसाइड हुए थे, उस समय डॉलर की वैल्यू काफ़ी कम थी। माइट बी पॉसिबल 55-60 या 60-65 रुपए के आसपास की रही होगी। आज 83 के आसपास जब डॉलर पहुंच गया है, तो उसकी वैल्यू वैसे ही 33% कम हो गई है। अब 33% कम हो गई है, तो मैं समझता हूँ सरकार अगर उनको इंसेंटिव्स को बढ़ाएगी, तो बहुत सारा एमएसएमई ऐसा है, 104 कंट्रीज की हमने ऐसी लिस्ट बनाई है जहाँ के फेयर्स में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ना सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पे माल भी बेच सकते हैं। अर्नब, आप क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स पर क्या राय रखते हैं और एमएसएमईज के लिए कैसे इससे एक्सपोर्ट मार्केट में नई तरह के अवसर खुल सकते हैं? Clean energy is certainly very, very important, especially when entrepreneurs in India are looking for developed markets that they can export their products to. There are norms, there are standards that are required to be met to be able to export to several countries, especially in the developed world. But apart from this, I think clean energy usage also points to an entrepreneur who's forward looking. So once an entrepreneur starts adopting some of these cleaner technologies, one finds that entrepreneurs upline and further down the line from the entrepreneur who may be involved in the value chain could potentially be adopting such technologies as well. So the entire value chain becomes cleaner, becomes greener, and ultimately adds more value to the end customer. What I think is extremely important here, again, is a question of mindset. If entrepreneurs believe that one needs to be sustainable in the long run, a cleaner is the only way to go. And if entrepreneurs start subscribing to cleaner systems, although they may be a little more expensive than other solutions, one is actually preparing for sustainability in the long run. नीरज जी, अभी जैसे अर्नब ने क्लीन एनर्जी पर बात रखी, आप ये बता सकें कि मौजूदा दौर में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर जोर देते हुए स्मार्ट सस्टेनेबल फैक्ट्रीज की तरफ बढ़ने की बात हो रही है, लेकिन क्या एमएसएमईज इसकी गंभीरता को समझ पा रहे हैं? मैं समझता हूँ, जैसे अर्नब जी ने अभी कहा भी, आने वाले टाइम में यूरोपियन कम्युनिटी और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो कुछ इस तरीके के पैरामीटर्स भी ला रही हैं कि वो उन्हीं कंपनियों से इंपोर्ट करेंगे जो रिडक्शन इन कार्बन्स, रीयूज ऑफ मटेरियल, सो दैट डिकार्बोनाइजेशन की तरफ हम बढ़ सके, या रिसाइकल्ड मटेरियल को प्रेफर कर रहे हैं। और मुझे जहाँ तक ध्यान है, एक इस तरीके की ऑलरेडी उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल भी दिया, जो शायद इंडिया में भी 2026 से लागू होने वाला है। तो आज ज़रूरत है हमें रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल की तरफ बढ़ने की। डिकार्बोनाइजेशन, नेट जीरो, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको इसमें एमएसएमई को समझना पड़ेगा। ना सिर्फ समझना पड़ेगा, बल्कि उनको इन डेप्थ अपनी फैक्ट्री में, अपने प्लांट पर उतारना पड़ेगा, और उसके लिए उसको सस्टेनेबल फैक्ट्री या स्मार्ट फैक्ट्री की तरफ भी मूव करना पड़ेगा। आज मैं बात करता हूँ सोलर रूफटॉप पूरे भारतवर्ष में
भारत सरकार भी और प्रदेश सरकार भी चाह रही है लगे, जिससे कि रेसिलेंट फैक्ट्रीज की तरफ या अफोर्डेबिलिटी की तरफ हम बढ़ सके। ये जो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल है, जब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम स्मार्ट और सस्टेनेबल फैक्ट्रीज की तरफ बढ़ पाएंगे। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बहुत सारी ऐसे डीकार्बोनाइजेशन पे जो वर्क हो रहा है, नीति आयोग के साथ मिलकर, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ मिलकर इस पे हम काम कर रहे हैं। अर्नब, तो फिर ग्रीन सर्कुलर इकोनॉमी पर फोकस किया जा रहा है। ऐसे में जब आप एंटरप्रेन्योर्स को बिहेवियरल अप्रोच पर सपोर्ट करते हैं तो फिर इसके जरिए कैसे सस्टेनेबिलिटी को पुश किया जा सकता है? Let's understand that the behaviors that we promote in the Empretech program across 50 countries worldwide are not limited to the self alone. The behaviors of the founders of companies or directors of companies rub off on the behaviors of the enterprises itself. So there is a transference from the personal to the organizational. And not just that, some organizations come together and form clusters, or even at higher levels. We've, for example, recently worked in a village in Nagaland where the entire village has set up a public-private partnership and is demonstrating behaviors with respect to clean and affordable energy solutions. Municipal and industrial waste processing, for example, is something they're doing. We're looking at athleisure as a business line, fortified nutraceuticals, etc. So there are many business lines that can be developed, but in a clean and in an affordable way, where enterprises or even higher formats, systems of enterprises can come together and develop business solutions that can be presented and marketed to discerning clients. नीरज जी, जब हम बात नए दौर की रणनीति की कर रहे हैं तो आप ये बता सकें कि एमएसएमईज की डेट फंडिंग पर काफी निर्भरता रहती है और शायद चैलेंजिंग समय में डेट को सर्विस करना स्मॉल बिजनेसेस के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इक्विटी रूट को आप कैसे देखते हैं? साथ ही ये भी बता सकें कि आखिर एमएसएमई प्रमोटर्स में इसको लेकर हेजिटेशन क्यों होती है? देखिए, फाइनेंस जो है वो सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है किसी भी एंटरप्राइज का, चाहे वो प्रॉफिट के रूप में हो, चाहे वो किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने के रूप में हो। जनरली क्या होता है, एक अगर हम आम एंटरप्रेन्योर की बात करें, एक स्टार्टअप की बात करें, जिस समय वो डेट की बात करता है और फंडिंग की बात करता है बैंकर्स से, तो वो अपने प्रोजेक्ट को एक प्रपोज करता है, वो प्रोजेक्ट के बेस पर उनको फंडिंग की जाती है। और अगर हम उसके फैक्ट पर जाएं तो आप ज़्यादा पीछे ना जाएं, सिर्फ 2 साल ही या 3 साल ही पीछे जाएं, उस समय में बैंक का जो इंटरेस्ट रेट था वो था 7% के आसपास, आज 9.5% हो गया है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो लगभग 20 से 25% डेट का बढ़ जाना तो उसको सर्व करने में परेशानी होगी, क्योंकि उसने जितनी भी अपनी कैलकुलेशंस करी, अपनी प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट में जो भी चीज़ें लेके चला, वो उस हिसाब से लेके चला जिस समय बैंक का ब्याज रेट था 7%, आज 9.5% पे उसको सर्व तो करना ही है, क्योंकि उसका तो सारा बैंक के पास ही गिरवी रखा हुआ है। इसका एक नो डाउट इससे बढ़िया कोई सॉल्यूशन नहीं है इक्विटी। अब वो क्वासी इक्विटी हो या एसएमई एक्सचेंज के थ्रू हो, इससे बढ़िया कोई मैं कह सकता हूं कि इससे बढ़िया कोई सॉल्यूशन है नहीं। वी नीड टू क्रिएट ए प्लेटफॉर्म वेयर अवेयरनेस इज देयर। अवेयरनेस होगी तो डेफिनेटली एसएमई उस तरफ आएगा और ये डेट के चक्कर से इसको नॉन सर्व करने के उससे बच पाएगा। हर एक व्यक्ति के मन में ये रहता है कि मेरी कंपनी अगर एसएमई एक्सचेंज पर चली जाएगी तो कोई उसको और व्यक्ति खरीद लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप इसको जितना इसकी डेप्थ में जाएंगे उतना अच्छा लगेगा। ज़रूरत है अवेयरनेस की और आगे बढ़ने की। जब हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम नहीं समझ के इम्प्लीमेंट कर पाए। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी लौटते हैं।
आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम फोकस कर रहे हैं डिस्ट्रप्शन के दौर में कैसी रणनीति बनाए एमएसएमईज। हमारे साथ मौजूद हैं नीरज सिंघल और अर्नब चक्रवर्ती। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अर्नब, अब आपका रुख करना चाहेंगे। आप एमएसएमईज को टैलेंट के पहलू पर बता सकें, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म कई बार ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है। तो फिर टैलेंट को अट्रैक्ट, डेवलप कैसे किया जाए? 2/3 of the people in an enterprise are experts. Okay, so they are brought in because they have some expertise in something. So they're meant to be using logic, they're meant to be using their skills, they're meant to be using their expertise to get some tasks done and meet organizational objectives. So for that, what would be required is a focus on behaviors, because we use a behavioral approach. So the behaviors of information seeking, on understanding how to systemize, plan systematically, etc., become important. Even goal setting and purpose setting or purpose crafting becomes important. So that's with respect to the 2/3, the majority of the organization, which we refer to as experts. Then about the remaining 1/3, we refer to as achievers. Now, this would be people who are being trained to take some risks of some kind, to look at some kind of opportunities somewhere and be able to find out or figure out a path by which the organization can seize those opportunities. These are achievers who meet certain very specific performance guidelines, requirements. They manage teams. Now, there are a very few set of people. I would think about 1% in the organization. In good organizations, it's higher than 1%, perhaps even 2 or 3%, who I refer to as rainmakers. Now, rainmakers are a very special kind of people. They are neither achievers nor are they experts, but these are people who take a very special, let's say, who work with the organization by way of using the power of vulnerability. Okay, so they do not really know the answers to all questions, nor are they able to achieve by leading teams, but they use vulnerability to come up with absolutely disruptive ideas that take the organization to the next level. Now, this, of course, does not happen instantly, nor is this a question of seniority. In fact, in very large organizations, I've come across people who are, let's say, who've just come into the organization, very early stages, who have this ability to use independence and self-confidence, persuasion, networking, some of these behaviors that are able to make disruptions in the organization. So this is typically how you would want to you'd want to develop and retain people across the organization. नीरज जी, जहां तक स्किलिंग की बात है, अलग अलग क्लस्टर्स में मैपिंग के जरिए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इसको लेकर कैसी रणनीति बनानी चाहिए ताकि इंडस्ट्री फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स पर काम कर सके? देखिए, नो डाउट स्किल की मैपिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं एक बात कहता हूँ, मुरादाबाद में ब्रास का बहुत अच्छा काम होता है। यहीं पर जो हमारा सहारनपुर है, वहाँ पे वुड कास्ट का बहुत अच्छा काम होता है। इसी तरीके से आप फिरोजाबाद उठा लीजिए, फरुखाबाद उठा लीजिए, कन्नौज ले लीजिए, और जो हमारा इधर बनारस है, डिफरेंट एरिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के हिसाब से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं। अगर हम स्किल्स, वहाँ की भी स्किल्स कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट फोकस करके डेवलप करे, जिससे उन स्किल्स में और कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कैसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट विदाउट एनी वो जो पार्ट्स पर मिनट पीपीएम की मिलियन की बात होती है, पीपीएम की पार्ट्स पर मिलियन की बात होती है, उस तरफ हम बढ़ सकें कि हमारी क्वालिटी 10 लाख में से सिर्फ कुछ प्रोडक्ट की ही रिजेक्शंस आए, रिजेक्शंस कम से कम हो, और वो जब ही हो पाएगा जब हम स्किल की सही मैपिंग कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि स्किल की मैपिंग वहाँ के प्रोडक्ट के हिसाब से, वहाँ के ओडीओपी के हिसाब से हो तो ज़्यादा बेटर है। आइए अब फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अर्नब, एक माइक्रो उद्यमी को काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता है
ऑपरेशंस में हर रोज कई नई तरह की चुनौतियां आती हैं। ऐसे में आप उनके लिए मेंटोर के रोल को कैसे देखते हैं ताकि उन्हें गाइडेंस के साथ इमोशनल सपोर्ट मिल सके? All organizations are required to have a board of directors in keeping with company law. In organizations that are very progressive, they also maintain something called a chairman's club or an informal club which supports decision making. Now, what happens here is that if the leadership of the organization wants ideas that are extremely let's say, that break out of the status quo, that are not the usual, that do not come out of the run of the mill solutions that are adopted in organizations, what they would need to do is to put together some kind of a chairman's club, put together some kind of a system that allows these exchange of ideas to take place. And now this system itself can become a mentorship exchange for this organization. I'll give you an example. There are companies that we are working with where distributors, product specialists, compliance specialists, various others in the organization looking after administration, etc., they've all come together to form some kind of a club, a very informal setting, which solves problems that are posed to it by leadership of the organization. And in this club, you have people across seniority profiles, and you have people across, as I said, it's multidisciplinary teams. So when they come together, their solutions do not conform to usual standards of solutions being offered in organizations. They can sometimes be very inventive. They can be extremely off, let's say, the grid. नीरज जी, चलते हुए आप ये बताएं, आप इस बात से सहमत हैं कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स काफी माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं? ये कितना जरूरी है कि वो काम को डेलीगेट करने पर जोर दें ताकि उनका यूनिट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सके? एक ही सॉल्यूशन है, डेलीगेट। अगर मैं अपने काम को, जो मेरे 10 टास्क है उनमें से 8 काम को, एक पुराना मतलब एक लॉ है 80-20 रूल, उस 80-20 रूल के हिसाब से मैं सभी काम को अपने आप करूंगा तो डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगा। उस 80-20 के हिसाब से हमें 80% अगर हम डेलीगेट कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। देखिए, कई बार ये आता है माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को, एक मन में ये रहता है कि ये काम मैं अपने आप करूंगा तो बहुत अच्छा करूंगा और मैं दूसरे से कराऊंगा तो शायद फिर भी मुझे कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि सारे काम अपने आप करें, अगर हम डेलीगेट नहीं करेंगे तो हम माइक्रो से स्मॉल और स्मॉल से मीडियम की तरफ कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस नोट पर हम आज के इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। एसएमई एक्सप्रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने दोनों स्पीकर्स नीरज सिंघल और साथ ही अर्नब चक्रवर्ती का शुक्रिया करना चाहेंगे। आपका धन्यवाद, थैंक यू। अगले सेशन में हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।